Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें ग्रेविटेशन का लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ। तो ग्रेविटेशन का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जाना था और फोर्स के बाद उसकी फील्ड के बारे में जाना था। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके बारे में पढ़ा था और उसके उसमें क्या वेरिएशंस होते हैं, कैसे वो वेरिएशंस आते हैं डेप्थ के साथ और हाइट के साथ, वो सारी चीजें हमने जानी थी। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के पढ़ने के बाद अगर फिर एस्केप वेलोसिटी वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, सैटेलाइट मोशन, ठीक है। अगर सैटेलाइट मोशन आज के लेक्चर में कवर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। मतलब जो भी चीजें हैं, है ना। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, बेसिकली चार टॉपिक हमारे बच रहे हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचता है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ना। ये चार टॉपिक्स हैं ना। तो बेसिकली इसमें ये दोनों तो रिलेटेड ही है ना। तो ये दोनों आज कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका भी कुछ कुछ पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी के ये दो लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो। तो बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ना, जानेंगे। देखो ये तो बहुत पुरानी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। मतलब बचपन में सब पढ़ के आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वही घिसी पिटी डेफिनेशन तो मैं पहले बता ही देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, अगर आपको नहीं पता हो तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, मान के चलो एक फील्ड है। कभी भी जब भी कोई फील्ड होती है ना, ये है मेरी फील्ड, ठीक है। फील्ड क्यों होती है? फील्ड तो कंजर्वेटिव होती है ना। ये अपन सबको पता है कि फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। क्योंकि क्यों? सेंट्रल फोर्स है ना। फील्ड क्या होती है इसकी, कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कि, कंजर्वेटिव फील्ड मतलब डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो। डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ एफ की जगह आप जी यूज कर सकते हैं, जी यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जीरो होती है ना। ये जी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अगर ये कोई भी चीज का, कोई फील्ड का कर्ल अगर जीरो होता है, कोई फील्ड का कर्ल अगर जीरो होता है तो उस फील्ड को एक स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। एक उस फील्ड को एक स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये चीज आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, है ना। तो सीधी सीधी बात यही होती है, देखो। जैसे कि एक सेंट्रल फोर्स में कॉन्सेप्ट था, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये तो, है ना। तो ये मैथमेटिक्स के हिसाब से ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड को भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कारण होती है। अच्छा, तो पोटेंशियल चीज क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल क्या चीज होती है ये समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे समझाएंगे? ये चलो, ये मेरे पास है एक सोर्स, सोर्स मास है ना। सोर्स मास बोल देता हूँ मैं इसको, सोर्स मास, ठीक है। और ये है मेरे पास टेस्ट मास, टेस्ट मास, ठीक है। स्मॉल है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, है ना। ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और ये मान के चलो यहाँ पे इसके कारण फील्ड होगी, ये बात तो पता सबको है ना। सोर्स मास के कारण क्या होगा, फील्ड होगी। क्यों होगी? मैंने बताया था ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है, जो भी सोर्स मास होता है अपने अराउंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ना, जिसके कारण कोई भी जो दूसरा मास अगर मैं उस एनवायरनमेंट में लेके आऊंगा तो ऑब्वियसली उसको क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये फील्ड के कारण एक्सपीरियंस करता है ना, ये फील्ड होगी। अगर इस मास को उठा के मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊं, एक एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट पे ले आऊं ए, जो कि जिसकी डिस्टेंस सोर्स मास से कितनी है, आर है, ठीक है। सोर्स मास से उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। इस पॉइंट पे इस मास को उठा के यहाँ तक लाने में, है ना, इस मास को उठा के इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा उसको, वो पर यूनिट मास कर दूं अगर मैं, उसको पर यूनिट मास कर दूं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग, लिख ही लेते हैं डेफिनेशन, चलो इसलिए यहाँ बताते हैं। वर्क डन
per unit mass in bringing a test mass from infinity to a point in the gravitational field is called gravitational potential। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोल रहा है इसमें कि यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में, है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको उठा के लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए जितना भी वर्क करना पड़ेगा, है ना, अगर उसको पर यूनिट मास निकाल लूं मैं, है ना, अगर ये यूनिट मास का चार्ज होता तो ठीक है, वरना अगर ये तो एम एम है इसका, स्मॉल एम है इसका मास, है ना, तो अगर पर यूनिट मास निकाल लूं तो ये पोटेंशियल क्या होगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी फिजिक्स है ना, उसमें क्या है, पोटेंशियल तो डिफाइन ही नहीं, पहली बात तो ये जान लो, उसमें क्या है, पोटेंशियल अपने पास डिफाइन ही नहीं होता, कोई भी पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट बेसिकली, ये हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं ये किस चीज की देते हैं, जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कुछ, डेफिनेशन जो है आपकी वो कुछ ऐसी है, यहाँ बताता हूँ। जो जो फिजिक्स में डेफिनेशन है, जो फिजिक्स में डेफिनेशन है वो किस चीज की है, चेंज इन पोटेंशियल की है। इसकी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, डेल वी, डेल वी मतलब कि मान के चलो ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सोर्स मास, ठीक है, मेरा सोर्स मास, और मेरे पास एक टेस्ट मास है, यूनिट टेस्ट मास है ना, उसका वेट कितना, 1 kg मान लो, है ना, यूनिट टेस्ट मास है, उसको मैं बी से उठा के ए तक ले आऊंगा, है ना, बी से उठा के अगर ए तक ले आऊंगा तो उसमें मेरे को जितना वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा मेरे पास क्या, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी से नहीं, यहाँ यहाँ पे लिख लोगे, अगर एम एम बोल दूं इस मास को, इसका मास बोल दूं एम, है ना, तो अगर बी से उठा के ए तक लाने में, बी से उठा के ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल मास एम कर दूं, डिवाइडेड बाय स्मॉल मास एम कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मिल जाएगा, है चेंज इन पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, सॉरी वी ए माइनस वी बी, ये क्या मिल जाएगा मुझे, वी ए माइनस वी बी। तो ये डिफाइंड है फिजिक्स में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है फिजिक्स में, ठीक है, पोटेंशियल नहीं डिफाइंड है। अच्छा, मान के चलो अगर मेरे पास इन्फिनिटी पे है ना, कोई चार, कोई मास मेरा क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं, इन्फिनिटी पे किसी भी मास का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो वीवी की वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो इसलिए वी ए माइनस वी, मतलब हम लोग को हमारी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, वी ए माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, ये डेफिनेशन है, तो ये तो मेरा क्या है, जीरो हो जाता है, इसलिए मैं बीए को इस प्रकार से देखता हूँ, इसलिए लोगों ने पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया है ना। बेसिकली फिजिक्स में क्या डिफाइन है, केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है फिजिक्स, है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि बी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास फ्रॉम बी टू ए, है ना, पर यूनिट मास, है ना, एक यूनिट मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इन पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा, ठीक है, ये सब बातें तो हो गई है ना। अच्छा, मान के चलो कि मेरे पास क्या है, एक पॉइंट मास एम है, मेरे पास क्या है, एक पॉइंट मास एम है, पॉइंट मास एम है, उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, ये सबको पता है ना, एक आर आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होने वाला है उसके कारण, वो कैसे निकालोगे, ये सबको पता है फॉर्मूला, है ना, इसका डेरिवेशन भी करके आया होगा क्लास 12th में, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन में ना इन्फिनिटी पे रखोगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक उठा के लेके आओगे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना,
जब आप इसको इस मास को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे होगे, जब इसको यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आ रहे होगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या था, रेस्ट में था। रेस्ट में था तो क्या करना है, धीमे धीमे उठा के लेके आना है, बहुत धीमे धीमे। मतलब कि इसको इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, फिर इतना बढ़ाया, ऐसे करके धीमे 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 लेके आना है इन्फिनिटी से। ऐसे धीमे धीमे करके जब आप लेके आओगे, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास एक यहाँ पे मास है ना। उस उस मास पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जो फील्ड के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा होगा, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के कारण, ये मास है ना, ये मेरा मास है, ठीक है। फील्ड की तरफ ऐसा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, ये सोर्स मास के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लग रहा होगा, है ना। तो ये तो खींचा चले जाएगा, एक्सेलरेट होकर खींचा चले जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्या है, इसको धीमे धीमे लेके आना है, तो आपको एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल होगी, है ना। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, जस्ट जस्ट बहुत, मतलब कि जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होती है एफ जी, है ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ जी होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्या होगी, ये कम होगी, बहुत थोड़ी सी, मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी सी कम होगी। मतलब मान के चलो, अगर ये इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, है ना, इसकी वैल्यू होगी 9.9999 ऐसे, इतना न्यूटन, इतना वैल्यू होगी, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब कि बिल्कुल थोड़ी सी, अगर इसको फोर्स को हम कम कर देंगे तो धीमे धीमे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक्सलेट होगा या फिर, लेकिन चेंज इससे क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा, ऑलमोस्ट रेस्ट ही रहेगा, है ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे तक यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। ये बात याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। तो आप जब भी इसका डेरिवेशन करें तो ये चीज याद रखना। अच्छा, तो एक पॉइंट मास के कारण आर डिस्टेंस पे कितना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास जी एम अपॉन, सॉरी स्मॉल एम है ना यहाँ पे, अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम अपॉन, ये होता है मेरा पोटेंशियल। समझ में आई बात। मैं बात करूं अगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे रिंग के कारण क्या पोटेंशियल होता है उसकी बात करूं अगर, ठीक है। देख लो यहाँ पे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो, पहले देखो रिंग, रिंग के कारण क्या होता है ना। अच्छा, रिंग रिंग है ऐसी, है ना, मान लो चलो ये है, ठीक है। रिंग के कारण सेंटर पे क्या होगा, उसके खुद के सेंटर पे, है ना, ये मास के कारण पोटेंशियल यहाँ कुछ होगा, इस मास के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। सबके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर मैं इस मास को डीएम बोल दूं तो इसके कारण कितना होगा, जी डीएम अपॉन, ये इसका रेडियस अपॉन आर, है ना। ये होगा निगेटिव होगा, है ना। इसको मैं डीवी बोल देता हूँ, ठीक है। इसको क्या कर दूं, पूरे में इंटीग्रेट कर, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सीधे इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बीपी, मान के चलो, पॉइंट भी बोल दो, वीपी कितना हो जाएगा मेरा फाइनल, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। है ना, मास एम है, आर रिंग, ठीक है, ये तो सेंटर पे होगा, लेकिन मेरे को सेंटर पे नहीं निकालना है। कहाँ निकालना है, एक तो मुझे कहाँ फाइंड करना है, ये मेरे पास रिंग है ऐसी, ठीक है। मुझे कहाँ निकालना है, एट डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस जेड, ठीक है, यहाँ पे निकालना है। डिस्टेंस कितना है, जेड, है ना, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास मास डीएम है, ठीक है। इसके कारण इस पॉइंट पे कितना होने वाला है, इस पॉइंट पे कितना होने वाला है, देखो, इस रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस ऑब्वियसली आर है ना। और इसका ये पॉइंट जेड, ये पॉइंट इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होने वाला है ना। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सीधे रिंग का पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, एट एन एक्सियल पॉइंट, तो ये एक्सियल पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन
अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, बहुत कठिन नहीं है इसका डेरिवेशन, कुछ ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज बताओ कि ये चीज तो समझ में आ गई ना कि फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है ना। फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये क्या होता है, ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी का डेल आर। ठीक है, आर कैप, आई बात समझ में, है ना। या फिर ई कैन बी रिटर्न एज ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगर ऐसा है तो अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, हॉलो स्फीयर के बारे में। हॉलो स्फीयर के बारे में, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पोटेंशियल है ना हॉलो स्फीयर। अच्छा, इसके लिए अगर अपन बात करें तो आप सोच के देखो, ये मेरे पास ये था, क्या था, हॉलो स्फीयर था। अच्छा, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है आर कैप, यही होती है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, जो होती है, अगर इसका ग्रेडियंट निकालोगे, है ना, इस फील्ड का क्या निकालोगे, ग्रेडियंट निकालोगे, निगेटिव ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर आर कैप। ठीक है, ये आ जाने वाली है आपके पास फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी फील्ड की वैल्यू बता रहा हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये निकालो, मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, इससे कुछ इस प्रकार से होगी ना, ई कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर आर कैप, है ना। तो ये ई की वैल्यू, ये इसको यहाँ ले जाओगे, ई डॉट डी आर इक्वल्स टू वी। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी निगेटिव साइन के साथ। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, निगेटिव ऑफ जी एम अपॉन आर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट आर, है ना। एट पॉइंट आर ये वैल्यू आ जाएगी। सीधे देखो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाने वाला है, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर, है ना। स्केलर क्वांटिटी है कुछ, वो तो होगा नहीं इसके पास, डायरेक्शन, है ना। अच्छा, अब एट सरफेस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस अगर ये आर की वैल्यू में इसका रेडियस की तरफ टेंड करने लगे, है ना, इसका मास एम है और रेडियस आर है। ठीक है, इसका मास एम है, रेडियस आर। ठीक है, अगर रेडियस की तरफ टेंड करने लगे इसकी वैल्यू एट सरफेस, व्हेन आर इज टेंडिंग टू कैपिटल आर, है ना, जब ये बड़ा केस होगा तो वी एट सरफेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सरफेस की वी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस जी एम अपॉन आर। ये हो जाएगी, कोई भी शक तो नहीं, चिंता तो नहीं इसमें, सीधी सी बात है, कोई भी शक नहीं है इसमें, है ना। ये हो जाने वाली है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू कैसे डेविएट होगी, ध्यान से देखना। आपको क्या पता है कि अंदर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास, क्या हो जाती है अंदर फील्ड की वैल्यू, क्या होती है इनसाइड, क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये बात आपको पता है, क्यों, क्योंकि अंदर कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। ये बात पता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ होता है ना? ये बार मेरे पास क्लियर है ना। यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, पॉइंट पी पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, अगर फील्ड की वैल्यू जीरो, मतलब डेल वी बाय डेल आर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, नेगेटिव और डेल वी बाय डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सॉरी जीरो हो जाएगी, है ना। तो इस v की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट पे फिक्स हो जाएगी। अच्छा, v की वैल्यू मेरे पास कहाँ हो जाएगी, कांस्टेंट पे फिक्स हो जाएगी। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, v की वैल्यू अगर कांस्टेंट है ना, तो सरफेस पे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो सकती है लेकिन पोटेंशियल कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, है ना। फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअस हो सकती है, फील्ड की वैल्यू डिसकंटिन्यू हो सकती है, फील्ड कैन बी डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल आपको जो दिखेगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस,
पोटेंशियल कंटिन्यूअस ही होता है ना। तो जब जब फील्ड की वैल्यू जीरो थी, है ना, तो सरफेस पे फील्ड की वैल्यू, सॉरी, फील्ड की वैल्यू सरफेस से यहाँ पे, सरफेस पे कितनी होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होती है, और सीधे यहाँ पे इस इनसाइड पॉइंट के लिए जस्ट आगे बढ़ते ही क्या हो जाती है, फील्ड की वैल्यू तुरंत क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू तुरंत जीरो नहीं हो सकती, है ना। इसलिए क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू तो देखो आप यहाँ पे, यहाँ सरफेस पे क्या थी, जीएम अपॉन आर थी, सरफेस पे क्या थी, जीएम अपॉन आर, है ना। और यहाँ पे आते ही साथ मेरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, या क्या हो गई, कांस्टेंट पे रह गई है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही वही वैल्यू यहाँ पे पूरे अंदर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वी एट इनसाइड, इनसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू एट सरफेस, जितना सरफेस पे उतना ही हो जाएगा अंदर भी, ठीक है। आई बात समझ में। तो कुछ मेरे पास ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा पोटेंशियल का, देख लो, ऐसे बनेगा कुछ। ये मेरे पास पोटेंशियल है, ठीक है, ये आर है ना, ये मेरे पास रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा कुछ, आर तक तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, है ना। देखो ये नेगेटिव भी बोल दो, या फिर मतलब माइनस जी एम अपॉन बोल रहा है ना, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, चलो, माइनस जी एम अपॉन आर, इस पे स्टेबल है ना, कहाँ तक, जब तक ये सरफेस तक नहीं पहुंच जाता, व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा, ये कैसे करना है, वन अपॉन आर से क्या करने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, है ना। वन अपॉन आर से ये डिक्रीज होने लगेगा कुछ इस प्रकार से, वन बाय आर के प्रोपोर्शनल में जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऐसे डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आई बात, समझ में आ गई ना। ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। सॉलिड स्फीयर के बारे में क्या बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर में कैसे पोटेंशियल वेरी करता है उस चीज के बारे में बात करते हैं, है ना। पहला तो हो गया आउटसाइड में कैसे वेरी करता है, आउटसाइड में चीजें वैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, है ना, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, इसलिए उसकी पोटेंशियल की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आउटसाइड में, क्या रहेगी, वी आउट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के केस में भी माइनस जी एम अपॉन आर लिख लीजिए, है ना। कितना हो जाता है, माइनस जी एम अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, इनसाइड के केस में, इनसाइड के केस में पहले सरफेस का देखते हैं, ठीक है। सरफेस, सरफेस पे क्या होने वाला है ना, सरफेस के लिए क्या होगा, तो वी एट सरफेस निकालूंगा अगर मैं, तो सेम हो जाएगा भाई, माइनस सी एम अपॉन आर, है ना, क्योंकि आर टेंड करेगा आर के लिए, ठीक है, आर टेंड करेगा आर के लिए, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब इनसाइड की अगर मैं बात करूँ, तो इनसाइड में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला होता है, अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा अलग फॉर्मूला होता है इनसाइड के, इनसाइड के केस में, ठीक है। इनसाइड कैसे चेंज होगा ये देख लेते हैं, वी इनसाइड, साइड कैसे चेंज होगा, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है ना, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आई बात, अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। Where capital R is radius, radius of sphere, and R is the radial distance, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से जितनी डिस्टेंस हो जाएगी रेडियल डिस्टेंस, उसको क्या बोल दूंगा मैं, स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला इनसाइड के लिए, है ना। अच्छा, सेंटर पे अगर मैं पोटेंशियल निकालने बोलूंगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, निकाल के देखो पोटेंशियल एट सेंटर, है ना। देखो यहाँ निकालता हूँ मैं, पी एट सेंटर क्या होगा, पी एट सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन ना आर क्यूब, सॉरी, जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब, है ना, कैपिटल आर क्यूब, है ना, थ्री आर स्क्वायर्ड माइनस, अच्छा, आर की वैल्यू सेंटर पे क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो का स्क्वायर कर दो, है ना, अपॉन टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री जी माइनस थ्री जी एम अपॉन आर, थ्री बाई टू जी एम अपॉन आर, है ना, ये हो जाएगी वैल्यू मेरे पास।
मतलब कितना, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा पोटेंशियल, है ना। सेंटर पे क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। अच्छा, जैसे जैसे आर की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3r - 3r² माइनस आर स्क्वायर, ये वाली टर्म जो है मेरी, ये वाली टर्म की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये वाली वैल्यू कम होगी, क्योंकि आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, है ना। तो आर के साथ ऐसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। फिर कहाँ पे पहुंचेगा, जैसे जैसे सरफेस पे हो जाएगा, 3r² माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 2r², है ना। और डिवाइड में एक और 2 है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू बचेगी, r², है ना। तो मतलब मेरे पास सरफेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस फॉर्मूले से निकालने पे ही यही आएगी, है ना। सरफेस पे वैल्यू भी यही आएगी, है ना। इससे पता चल रहा है कि पोटेंशियल यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है ना, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी, -3/2 GM/R, ये कहाँ पे रहेगी, सेंटर पे, ठीक है। आपकी कहाँ पे रहेगी, सेंटर पर, है ना? अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने बोलूं तो कुछ इस प्रकार से प्लॉट करोगे आप, है ना। वेट करना, 2 सेकेंड, ऐसा कुछ हुआ, टाइम खींचने में दिक्कत है, वेट करना। अच्छा, एक पॉइंट ये मैंने क्या ले लिया, r = r, है ना। ये पॉइंट मेरा क्या होगा, सेंटर पे पॉइंट हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो -GM/R, ये तो कहाँ रहने वाली है, सरफेस, -GM/R, ठीक है। ये रहने वाली मेरे सरफेस। उसके बाद से वैल्यू देखो ऐसे ही नॉर्मल, जैसे हॉलो स्फीयर के केस में डिक्रीज होती थी इंफिनिटी तक, ऐसे ही होगा, है ना। उससे पहले के केस में क्या हो जाएगा, चेंज कैसे होगा, ऐसे कुछ चेंज होगा, देखो ग्राफ की वैल्यू -3/2 GM/R से ऐसे कुछ चेंज होगी, क्या डिक्रीज होगा ऐसे करके, देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना ग्राफ, वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c² माइनस r², इसके प्रोपोर्शनल है ग्राफ। यहाँ पे मेरा रेडियल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरा पोटेंशियल, ठीक है। ये ऐसे चेंज होगा आपका, है ना। किसके प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, c² माइनस r² का, यहाँ पे कैसे प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है। ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरफेस पे जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरफेस पे। ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बना लो ये भी। चलो, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या 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 है ना, ये चीजें देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बेसिकली बात कर रहे हैं अपन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है। पहली बात तो ये याद रखना कि फिजिक्स में क्या है, अगेन फिजिक्स में क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। क्या डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ये बात मैंने आपको वर्क एनर्जी एंड पावर में ही बताई थी आपको, जब वो वाले लेक्चर सीरीज में ले रहा था, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है कभी भी एक एक मास के कारण नहीं होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्यों, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के कारण होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस या कन्फिगरेशन, कॉम्बिनेशन या फिर कन्फिगरेशन, मतलब ड्यू टू मल्टीपल मासेस, मतलब एक मास के कारण कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में 2 3 या एक से ज्यादा मास आपके चाहिए रहते हैं, ठीक है। उसके कारण ये होती है ना। तो किसी भी कन्फिगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ना। किसी और पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, उसको क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय gravitational force in bringing each mass from infinity to configuration, है ना। क्या आप क्या कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, और चीज समझने वाली क्या है इसमें, है ना। हमारे पास किसी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन बनाने, मान के चलो मेरे पास ये इंफिनिटी थी यहाँ पे, है ना। ये मेरे पास
यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे फील्ड है, मान के चलो कोई भी फील्ड मौजूद है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी फील्ड मौजूद है ना, इन्फिनिटी पे तो कोई फील्ड होने नहीं वाली है ना। तो ये मास मेरा M1 था, M2 था, M3 था, M4 था, है ना। चार मासेस थे, तो पहले मैं क्या किया, एक मास को उठा के यहाँ तक लेके आया, है ना। एक मास से यहाँ पे पहले समझ लो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे स्पेस है, केवल एम्प्टी स्पेस है ना। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस मास को यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आऊंगा M1, तो क्या मुझे कोई अपोजिंग फोर्स रहेगा, कोई फोर्स या कोई खींचने वाला फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्पेस है ना, कोई मास ही नहीं मौजूद है था पहले, कि पहले M1 लेके गया, है ना। तो M1 को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई वर्क करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करूंगा मैं, अब उसके बाद मैंने M2 को उठा के लाने की कोशिश की, M2 को उठा के लाने की कोशिश करूंगा, तो M1 इसको तेजी से अट्रैक्ट करेगा, है ना। तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन मैंने क्या बताया था अभी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, है ना। ऐसे जल्दी से सटाक से ऐसे करके नहीं जाना, आ जाना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से मतलब कि बहुत स्टीपेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे कौसी स्टैटिक प्रोसेस से आपको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है ना। जल्दी से नहीं लेके आना है। तो क्या करेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मेरे द्वारा वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, उसका वो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा, ये बात आपको पता है। वर्क डन निगेटिव होगा मेरे द्वारा, है ना। और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ इसके यहाँ की तरफ खींचेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ होगा, तो उसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो पहले को तो आप क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट खींच रहा है ना, पहले मास को तो कुछ वर्क डन करना नहीं पड़ा, सेकंड मास के यहाँ से यहाँ तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, उसको पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, W1 होगी। अच्छा, तो एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा बन गया, M1 मैंने यहाँ रख दिया, M2 मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, अब तीसरा मास अगर मैं उठा के लेके आऊंगा, तो कुछ ना कुछ और वर्क करना पड़ेगा, है ना। उसकी वैल्यू और कुछ होगी। क्यों पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, कि अब दो मास से दोनों उसको खींचने की कोशिश करेंगे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से फोर्स लगाएंगे, उसका सपोर्ट पोजीशन होगा, है ना। उस हिसाब से उसकी फील्ड बनेगी, तो उस हिसाब से उसका उस पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा हमको, है ना, यहाँ से यहाँ तक उसको quasi स्टैटिक प्रोसेस से लाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, quasi स्टैटिक प्रोसेस से लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इस केस की, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, मान के चलो मैंने एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना लिया कि मैंने तीन मासेस ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दिए हैं, है ना। M1, M2, M3, तीन मासेस है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रख दिए हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा ना। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, कुछ ना कुछ। उसी वर्क डन का अगर नेगेटिव साइन लगा दो उस वर्क डन के आगे, तो उसी को बोल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन। बस इतनी इतनी सी कहानी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन मैं उसी को बोल दूंगा। समझ में आई? समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। इंफिनिटी से मैं उस कॉन्फ़िगरेशन में उठा के लेके आ रहा हूँ, उसको जमा रहा हूँ। उसमें जितना भी वर्क डन होगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, उसका निगेटिव साइन निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिफाइंड है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो का जीरो कंसीडर कर लेते हैं, है ना। इसलिए मेरे पास ये टर्म बचती है बस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो फिजिक्स में डिफाइन है ही नहीं, है ना। अच्छा, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक तरीके से और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे ये कैलकुलेट कर लो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी फाइंड कर सकते हो इसको। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम, डिस्ट्रॉय द सिस्टम, है ना। कोई एक सिस्टम रखा हुआ है ना, ऐसा तीन मासेस का एक सिस्टम रखा हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, इसको यहाँ से उठा के मास फेंक दो इन्फिनिटी में, यहाँ से उठा के ये मास फेंक दो इन्फिनिटी में, यहाँ से उठा के ये मास फेंक दो इन्फिनिटी में। ये सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। तुमको यहाँ से यहाँ तक उठा के जो फेंकने में जो जितना ही वर्क करना पड़ेगा, उसका निगेटिव साइन उसके आगे लगा दोगे, तो क्या उसका निगेटिव पार्ट जो उसको बोल दूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। उस सिस्टम की जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका निगेटिव वर्क ही तुमको करना पड़ेगा उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई बात समझ में, एक प्रकार से ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री मासेस, तीन मासेस अगर मेरे पास है ना, तीन मासेस हैं अगर मेरे पास, तो अच्छा दो मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टू मासेस के लिए क्या होती है, M1 M2 के लिए क्या होगी, माइनस जी
m1 m2 अपॉन आर। ठीक है, समझ में आई बात। ये होगी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दो मासेस के कारण, है ना, और यहाँ पे उनकी डिस्टेंस है ना, यहाँ पे उनकी डिस्टेंस है। अच्छा, थ्री मास सिस्टम है, अगर टू मास सिस्टम होगा, थ्री मास सिस्टम होगा, उसके लिए किस प्रकार से लिख सकता हूँ? थ्री मास सिस्टम में माइनस जी m1 m2, पहले दो मासेस के कारण आपस में r12, है ना, फिर उसके बाद एक और अगले दो मासेस के लिए m2 m3 के लिए r23, है ना, फिर एक और तीसरे मासेस के लिए मतलब m1 m3, है ना, m1 m3 के लिए अगले दो दो मासेस के लिए, है ना, क्या हो जाएगा? r13 इनकी डिस्टेंस। ये हो जाएगी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये हो जाएगी। अच्छा, अगर n मासेस होंगे तो क्या हो जाएगा? n मासेस के लिए अगर मैं बोलूँ, n मासेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ जी एम आई एम जे अपॉन आर आई जे। ठीक है, निगेटिव साइन के साथ, वेयर आई एंड जे is tending from is running from where 1 to 1 to infinity, 1 to n, sorry, infinity no, n, 1 to n, and I is not equal to j। ठीक है, या मतलब कि i और j दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब मान लो चलो ऐसा r11 तो निकाल नहीं सकते ना, r11 तो मेरा जीरो हो जाएगा ना, उसके लिए ये टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी की, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। एक ही मास के लिए डिस्टेंस देखते नहीं है ना, तो अलग अलग मासेस होने चाहिए, है ना, एक आई अलग होना चाहिए, एक जे अलग होना चाहिए, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम कर दो, इसका क्या कर दो? 1/2 टाइम। अच्छा, अब ये बताओ कि 1/2 टाइम में क्यों कर रहा हूँ? इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखो, सोच के देखो पहले क्या क्यों कर रहा हूँ आप, है ना? इस फॉर्मूले अगर ध्यान से देखोगे आप, तो एक चीज आपको दिखेगी इसमें। अगर मैं एक टर्म ऐसी लिख सकता हूँ, माइनस जी m1 m2 अपॉन r12, और एक टर्म ऐसी भी लिख सकता हूँ, माइनस जी m2 m1 अपॉन r21, है ना। क्या दोनों चीज में सेम ही नहीं लिख रहे? दोनों चीज सेम लिख दे रहा हूँ, तो ये दो बार ऐड हो जा रहा है ना, एक ही दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी दो बार ऐड हो जा रही है, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को क्या किया? 1/2 से डिवाइड किया है। समझ में आई बात? देखो इस इक्वेशन में देखो, ये इस फॉर्मूले में वैलिड है ये दोनों, है ना, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैलिड है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, दो मासेस का कारण पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी एक ही लिख सकता हूँ, या तो ये लिखूं या तो ये लिखूं, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को। समझ में आ गई बात? एन मासेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरी इस प्रकार से चेंज होगी, है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते होंगे ना, mgh, है ना, mgh। उसमें हाइट के साथ कैसे चेंज होता है, उसकी वो चीज लिख लीजिए, है ना, उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है? mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन r। ठीक है, 1 अपॉन h अपॉन r, ये ऐसे चेंज होता है हाइट के साथ, है ना? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, है ना, अर्थ के कारण पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ अर्थ के कारण बात कर रहा हूँ, समझ में आई? अर्थ की क्या होती है? mgh होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, है ना, जब h इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है, तो ये वाली h इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर h वेरी वेरी बहुत कम है r से, तो क्या हो जाएगी? h अपॉन r का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 से भी बहुत कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस h अपॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला मेरे पास mgh बन जाता है ना। लेकिन अगर h इज कंपेरेबल होगा, कुछ ना कुछ कंपेरेबल है, मतलब मान के चलो r/4 है ना, h की वैल्यू मेरे पास r/4 है, h की वैल्यू मेरे पास, अर्थ के रेडियस के 1/4 टाइम्स आप ऊपर उठ चुके हैं, जो कि बहुत हाइट होती है ना, मतलब 6400 किलोमीटर को डिवाइड कर दो इससे, 1600 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाएंगे अर्थ में, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी, है ना, हाइट की, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? इसके लिए क्या हो जाएगा? निकाल के देखो, वैल्यू में जाइए आपके पास, 1 प्लस इतना हो जाएगी 4/5 mgh, ये हो जाएगी मेरे पास, ये आनी चाहिए कुछ, है ना। इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे r/4, है ना, तो इसकी इस टोटल डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस 1/4 मतलब 5/4, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/5 mgh। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप प्लीज।
ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, है ना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही। और पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एससी वर्मा के क्वेश्चंस प्लीज लगाते रहिए, है ना। एससी वर्मा बुक के क्वेश्चन आप लगाते रहिए ग्रेविटेशन के। अगर उससे ज्यादा ऊपर लेवल के लिए जाना है तो आप प्रैक्टिस शीट्स लगा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज प्लीज करते रहिए, है ना। या प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अगर ऊपर देखो, बेसिकली दो ही बुक्स हैं, है ना। तो क्लेपनर वगैरह के क्वेश्चन इतने ज्यादा आपको यूजफुल है नहीं, तो प्लीज पीवाईक्यूज जो भी हैं, पीवाईक्यूज जो भी हैं इसके चैप्टर, पीवाईक्यूज प्लीज अटेम्प्ट करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए पीवाईक्यूज, है ना। प्लीज अटेम्प्ट करिए, ग्रेविटेशन के आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ठीक है। तो बाकी जो भी मैं कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल फोर्स मोशन है, उसके भी पीवाईक्यूज सारे अटेम्प्ट करके देखिए, है ना। और एससी वर्मा बुक के प्लीज करते रहिए क्वेश्चन, है ना। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। दिस आशुतोष साइनिंग ऑफ। गुड बाय।